वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर। इस कहानी में एलिसन की मौत ने कोल को तोड़ दिया है। वो इतना उदास कभी नहीं दिखा, तब भी नहीं जब उसके ऊपर गरीबी के बादल छाए थे। कैब चलाकर खाने के पैसे अरेंज करता था। बाद में समय बदला, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। लुइजा से शादी हुई। उस शादी को उसने निभाया भी, पर दिल के कोने में एलिसन की सलामती की ख्वाहिश हमेशा थी। पर अब वो नहीं रही। ऐसे में कोल अपने आप को कैसे संभालेगा? क्या वो कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। फिलहाल तो चलते हैं बेन की कहानी पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एलिसन की मौत का राज है क्या। पिछली बार जब एलिसन हेलन के घर गई थी, तब हेलन ने उसे सलाह दी थी अपना नज़रिया बदलने की। उसने पूछा था हेलन से, मर्द क्यों मुझे एक ही नज़र से देखते हैं? हेलन ने कहा था, तुम अपने आप को बदलो, सब बदल जाएगा। वो बात एलिसन को समझ आई है। आज उसके निवास स्थान पर बेन आया है। वो उसके लिए फूल लाया है। वो बेन से नाराज़ है क्योंकि पिछली बार जब वो फ़ोन लगा रही थी, तब बेन ने उसके फ़ोन का जवाब देना तक ज़रूरी नहीं समझा। वो तो भला हो बेन के ऑफिस का, जहाँ बेन की वाइफ हाइडी ने बेन की शादी वाली बात और बच्चों वाली बात बता दी। यहाँ पहुँचते ही बेन ने कहा, एलिसन, मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं पाया क्योंकि डरता था। एलिसन ने कहा, मुझे मालूम है। बेन अब एलिसन के साथ रहना चाहता है। उसने कहा, मैं अपनी बीवी को छोड़ चुका हूँ तुम्हारे लिए। एलिसन ने कहा, मुझे विश्वास नहीं। बेन ने आगे भी कहा, मैं तुम्हें गुस्से भरे मैसेजेस दिखा सकता हूँ जो मैंने उसे भेजे थे। तुम मेरे सपनों की रानी हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। बेन बार बार मिन्नतें कर रहा है एलिसन के मान जाने के लिए, पर उसने कहा, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम कब क्या झूठ बोल दो। और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक ख़राब इंसान हूँ, मैं ये मानती हूँ, पर मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। जो है सब कुछ साफ साफ बताया, और तुमने पहले दिन से ही शुरुआत अपने झूठ से की। बेन, मैं थक गई हूँ एक ऐसी औरत बनकर जिसके लिए मर्द अपनी बीवी से झूठ बोले। मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी जो मैंने पास्ट में की थी। मुझे दुख है कि तुम्हारी बीवी से तुम्हारा रिश्ता टूट गया। सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारे बच्चों के लिए है। मैं ये सब पहले भी सह चुकी हूँ। पहले भी मेरी वजह से किसी का घर टूटा था, और ट्रस्ट में इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। सब कुछ बिखर जाता है, कोई खुश नहीं रहता। मैं फिर से वो सब नहीं सह सकती। तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये सब सुनकर बेन एलिसन को पाने की आस छोड़ चुका है। वो जाने को हुआ। जाते हुए सिंक के नल में कुछ खराबी है। उसने कहा, मैं इसे ठीक करके चला जाऊँगा। वो ठीक करने लगा। जाते हुए एलिसन के लिए कुछ बनाना चाहता है आखिरी बार। एलिसन ने उसे ये भी करने की इजाज़त दे दी। खाना बनाते हुए बेन ने अपनी कहानी बयां की कि किस तरह जब वो उस आर्मी की तरफ से अफ़गानिस्तान में था, उससे गलती से एक बेगुनाह की जान चली गई। इसके बाद वो हमेशा गिल्ट में रहा। इसके बाद जब वो वापस अपनी पत्नी हाइडी के पास लौटा, तब उसने महसूस किया कि उनके बीच प्यार अब नहीं रहा। उसने कहा, एलिसन, तुम मुझे चाहे अपने पास रहने दो या नहीं, पर सच तो यह है कि हाइडी से मेरा रिश्ता पहले से ही टूट चुका था। सालों से हमने एक दूसरे को छुआ तक नहीं। वो वैसे ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। यहाँ एलिसन ने भी अपनी बात बताई, किस तरह उसके सपने में अभी भी गैब्रियल आता है। वो अब यंग हो चुका है, पर जैसे ही वो उठती है उसकी नींद खुल जाती है। इस समय एलिसन की आंखों में आंसू थे। उसे भी ज़िंदगी से कुछ मिला नहीं है, सिर्फ तकलीफ भरी यादें और कुछ नहीं। उसके पास आज कोई भी नहीं है। इसके बाद बेन ने एक गाना चला दिया। दोनों साथ में डांस कर रहे थे। बेन ने कहा, तुम अपने आप को माफ़ कर दो। कब तक खुद को सजा दोगी? ज़िंदगी एक सज़ा बन जाएगी। एलिसन ने कहा, मेरी माँ का मानना है कि हम कई जन्म लेते हैं और हर बार हम एक कदम आगे बढ़ते हैं निर्वाण की तरफ। बेन ने कहा, तुमने निर्वाण के बारे में कहाँ सुना? एलिसन ने कहा, अपनी माँ से। वो इंडियन कल्चर को स्टडी कर रही हैं, वहाँ से। उनके हिसाब से हम रोज़ सुधार की तरफ बढ़ते हैं। मेरी माँ ने बताया कि उन्होंने गहरा अध्ययन किया है इस कल्चर के बारे में। हम बार बार आते रहते हैं जब तक कि उस परम सुख को नहीं पा लेते। इसके बाद एलिसन ने भावुक होते हुए कहा, बेन, इस ज़िंदगी में मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। बेन ने पूछा, तो क्या तुम मरने का इंतज़ार कर रही हो? एलिसन इससे पहले कोई जवाब दे पाती कि बेन उसे किस करने लगा। एलिसन ने उसे धक्का दिया, पर बेन ने उसे मना ही लिया। इसके बाद दोनों हम बिस्तर हुए। फ्रेंड्स, ये कहानी बेन के हिसाब से है। अब अगले हिस्से में एलिसन की कहानी बयां होगी। एलिसन के हिसाब से वास्तव में हुआ क्या था, अब हमें पता चलेगा। जब बेन उसके पास आया, तब एलिसन ने उसे सवाल किए, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? बेन ने कहा, क्या बात कर रही हो?
अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं तुम्हारे साथ क्यों होता। एलिसन उससे रूखा व्यवहार कर रही थी। उसे तकलीफ हुई है ये जानकर कि बेन शादीशुदा है। बेन उसे मनाता रहा, पर एलिसन ने सख्त होते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में 2 रिश्ते बनाए हैं, दोनों ही टूट गए। कोल के साथ मेरा रिश्ता टूटा क्योंकि वो बहुत सख्त था। मुझे मालूम था कि वो एक न एक दिन मुझे छोड़ देगा, इसलिए मैंने ही उसे छोड़ दिया। मैंने अपने आप से कहा कि गलती मेरी थी। पर कोल था ही ऐसा। उसने कभी भी मेरा गम नहीं बांटा। उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मेरा बच्चा मर गया था और मैंने उसे छोड़ दिया। नोआ के साथ रिश्ते में नोआ की कोई गलती नहीं थी, बस मैं अपने आप से कंफ्यूज थी। उसका मेरे बच्चे के जन्म देने वाली रात ना होना, ये मुझे हमेशा तकलीफ देता रहा और मैंने उसे दूरी बना ली। मैं मानती हूँ कि दोनों रिश्तों में टूटने की जिम्मेदार मैं भी हूँ, पर मैंने इन सब अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद वो बेन के करीब गई, उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेन, मुझे सच बता दो, कौन हो तुम? तुम्हारा सच क्या है? बेन के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? एलिसन उसे देखे जा रही थी। बेन उठा, एक ड्रिंक बनाई और उसे पीते हुए कहा, मेरी सच्चाई ये है कि मैंने अफगानिस्तान में एक बेगुनाह बच्चे को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसका कोई कसूर नहीं था, पर मैंने उस नौकरी के दौरान अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए ये सब किया था। एलिसन ने कहा, बेन, अब तुम्हें जाना चाहिए। पर बेन उस पर हावी होता जा रहा था। कई बार वो शांत होता और उसे मनाने की कोशिश किए जा रहा था, पर एलिसन काफ़ी सख्त थी। वो बार बार कहती रही, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। बेन सोफे पर बैठ गया, अपने माथे पर हाथ रखकर। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है एलिसन, तुम मुझे बहुत दर्द दे रही हो। ये कहते हुए वो एलिसन को चूमने लगा। वो किसी भी तरह उसे मना लेना चाहता है, पर एलिसन बार बार उसे धक्का दिए जा रही है। वो चाहती है कि जैसे भी हो वो यहाँ से चला जाए। उसके मुंह से निकला, अपने परिवार के पास जाओ। ये सुनकर बेन का नाटक खत्म हुआ। उसने गुस्से में उठते हुए कहा, तो तुम मेरी बीवी से मिली थी, तुम क्या जानती हो उसके बारे में? एलिसन ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी और आगे से तुम कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बेन ने उस पर हावी होते हुए तेज़ आवाज़ में कहा, तुमने मुझे फंसाया है। मैंने तो कहा था कि मैं किसी से रिश्ता नहीं रख सकता, पर तुमने इन सब को शुरू किया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। एलिसन ने कहा, यह सच नहीं है। इस समय वो डरी हुई है। बेन ने आगे भी कहा, तुमने 2 शादियाँ तोड़ दी, ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था, तुमने मुझे भी फंसाया। एलिसन ने गमगीन आंखों के साथ कहा, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया बेन, तुमने खुद ही चुना था ये सब। तुम यंग हो और मैंने फंसाया भी है, तो मुझे मेरा मन बदलने का हक है। इस समय वो कठोर हो चुकी थी, बिल्कुल निडर। उसने आगे भी कहा, अब तुम मेरे घर से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी बीवी को फ़ोन करूं। इस पर बेन एलिसन को मारने लगा। एलिसन यहाँ से भागने लगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहती थी, पर बेन ने उसके बाल पकड़कर उसे दीवार की तरफ ज़ोर से धकेला। ये घर का वही हिस्सा है जहाँ एथना ने लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति रखी थी। एलिसन के माथे पर जोर की चोट आई, उसके सिर से खून बह निकला और वो मूर्ति नीचे गिर गई। इस समय एलिसन अधमरी हो चुकी है, उसे बहुत ज़ोर की चोट पहुंची है, पर बेन उसे अधमरी हालत में ही समंदर में डुबाने ले जा रहा है। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। हल्की आवाज़ में एलिसन के मुंह से निकला, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो बेन? क्या तुम मुझे मार दोगे? बेन इस समय उस तट पर पहुंच गया जहां से एलिसन की लाश मिली थी। उसने एलिसन को उसी हालत में ही पानी में फेंक दिया। मरते हुए भी एलिसन की आत्मा जैसे कह रही थी, ठीक है, तुमने मुझे मार दिया, तो ऐसा क्या है कि मैंने कुछ नया देख लिया। मैंने सारी ज़िंदगी दर्द सहा है और शायद इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, और शायद इसीलिए लोग अपने दुख और गुस्से की भड़ास निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एलिसन की बॉडी समंदर में काफ़ी देर के बाद तैरने लगी। हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये सीन इस पूरे सीरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब भी नया एपिसोड शुरू होता है समंदर में तैरती हुई एक डेड बॉडी हमें दिखाई जाती है। और अब कहानी का अगला हिस्सा, जिसमें नोआ की कहानी बयां होगी। एलिसन को खोने का दुख नोआ को भी है। बेशक बाद में एलिसन ने उसे छोड़ दिया, पर वो एलिसन थी जिसके साथ उसने जीवन के नए मायने सीखे थे। अब वो एलिसन के फ्यूनरल में कोल की हेल्प करना चाहता है, पर कोल है जो नोआ से नाराज़ है। वो उसका फ़ोन ही नहीं उठाता। उसे नोआ भी कसूरवार दिखता है एलिसन की मौत का। नोआ अब अपने पढ़ाने के काम में व्यस्त रहने लगा है। वो स्टूडेंट्स को राइटिंग के गुण सिखाता है। यहाँ जब भी समय मिलता है वो एरियल से बात कर लेता है।
कोल का ऐसा रवैया नोआ समझ पा रहा है, पर जो हुआ उसमें वो भी क्या कर सकता है। वो तो हेलन और एलिसन दोनों को बचाने के लिए जेल तक चला गया। जब वो बाहर आया तब एलिसन ने उससे नाता तोड़ लिया। फिलहाल वो सूट खरीदने की सोच रहा है फ्यूनरल में जाने के लिए। और अब कोल की कहानी, वो अभी भी सदमे में है। उसे खुद नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों महसूस करता है। लुइजा और वो फिलहाल फ्यूनरल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ लुइजा ने पूछा, कोल, मैं जानना चाहती हूँ कि हमें जोनी को क्या बताना है। इस बारे में हम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। कोल ने कहा, मुझे नहीं पता कि जोनी को क्या बताना है। क्या ये कहे कि उसकी माँ ने खुद को मार डाला? तुम बताओ। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे वक्त चाहिए। मुझे एलिसन को दफनाना है। तब तक मैं बात नहीं कर सकता। उसके बाद तुम्हें जितनी बात करनी हो मैं तैयार हूँ। तुम कहोगी तो रात भर बात करेंगे। लुइजा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती है कि कोल इस समय क्या महसूस कर रहा है। वो जितना हो सकता है उतना अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करती है। इसके बाद वो अपनी कार से निकले हैं एलिसन की बॉडी को दफनाने। जॉनी पीछे बैठी हुई है। उसे अभी कुछ नहीं बताया गया। समंदर के तट पर सारी तैयारियां एथना करवा रही है। यहाँ कोल ये देखकर हैरान है कि एलिसन को जलाकर उसकी राख रखी गई है लोटे में। वो गुस्से में एथना के पास पहुंचा और कहा, ये आपने क्या किया? उसे तो दफनाना था। एथना ने कहा, मैंने वही किया जो एलिसन चाहती थी। वो समंदर से आज़ादी चाहती थी। एलिसन की बॉडी जलाने पर सबको उसकी राख मिल जाएगी रेत में दफनाने के लिए, और उसके बाद हम सब ध्यान करेंगे, गाएंगे और जश्न मनाएंगे जब तक लहरें उसे समंदर में बहा ना ले जाएं। एलिसन को ये सब पसंद आएगा जहाँ भी होगी। कोल ने कहा, उसे समंदर के तट से नफरत थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता था। हमें उसकी बॉडी को गैब्रियल के बगल में दफनाना चाहिए था। आपने तो उसे जला ही दिया। एतना ने कहा, पर हम उसे तुम्हारे परिवार के साथ क्यों दफन करें? वो मेरी बेटी थी। कोल ने तेज़ आवाज़ में कहा, वो मेरी पत्नी थी। ये सब बातें लुइजा सुन रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर एथना से उसके दुख पर खेद जताया। यहाँ बेन भी आया हुआ है, पर बेन के सच से कोई भी वाकिफ नहीं। एथना अपने ही तरीके से एलिसन की राख को लेकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। लुइजा जोनी को कुछ दूरी पर उसे खेल में व्यस्त रख रही है ताकि कहीं उसे सदमा ना लगे। यहाँ नोआ भी पहुंचा है। वो भी एलिसन की राख को हाथ से स्पर्श करके रोने लगा। उसने उसकी राख से कहा, एलिसन, तुम जादू थी, तुम रोशनी थी। तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि सब कुछ संभव है। तुम तूफान थी, तुम बहादुर थी। तुम कभी किसी पर निर्भर नहीं रही। तुमने नए नज़रिए के साथ मुझे दुनिया दिखाई। वो बार बार अपने आंसू पूछे जा रहा था। जब बेन की बारी आई तब उसने कहा, तुम सबसे सहानुभूति रखने वाली और दूसरों के दुख की फिक्र करने वाली थी। ये शब्द कोल सुन रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था बेन के इन शब्दों पर। वो समझ पा रहा है कि बेन ये सब झूठ बोल रहा है। ऑस्कर ने भी अपनी संवेदना प्रकट की। जब कोल के पास ये राख पहुंची तब वो 1 मिनट तक तो कुछ कह ही नहीं पाया, सिर्फ उसे देखता रहा। इसके बाद वो खड़ा हुआ और इस राख को लेकर भाग गया। वो इसीलिए गैब्रियल की कब्र पर पहुंचा है। यहाँ वो इसीलिए शांति से बैठ गया। काफ़ी देर तक वो बिना कुछ कहे ही यहाँ बैठा रहा। कुछ समय बाद नोआ आया। उसने पूछा, कोल, अब आगे क्या करना है? जैसा तुम कहो। एलिसन अब जा चुकी है कोल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कहाँ दफनाया जाए। क्यों ना हम उसकी माँ को इसे दे दें, उन्हें उनके तरीके से शोक करने दें, फिर हम सब घर जाकर अपने अपने तरीके से शोक व्यक्त करें। कोल ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नोआ ने उसे समझाया, कोल, तुम अकेले नहीं हो जो उसे प्यार करते थे। तुम इसे एथना को दे दो। उन्हें इसके साथ शोक व्यक्त करने का हक दो। कोल ने कहा, अगर वो अभी भी मेरी पत्नी होती तो मुझे ये हक मिलता कि मैं इसके साथ क्या करता। नोआ थक हार कर चला गया। वो समझ गया है कि कोल उसकी बात अब नहीं मानेगा। कोल अकेले में एलिसन के साथ बिताए गए वक्त को याद करने लगा। रात बहुत हो चुकी है। कोल यही शमशान में ही सो गया है। चेरी पहुंची है कोल को मनाने। वो कोल के लिए खाना लाई है, पर कोल ने खाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ भी यहीं बगल में बैठ गई। कोल ने पूछा, जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तब आपने कैसे इसमें अपने आप को संभाला था? चेरी ने कहा, मुझे तुम सब की फिक्र थी। तुम सब की हिम्मत बंधानी थी। मैंने 2 हफ्तों में 5 घड़ियाँ तोड़ दी। मैं सोचती थी कि अपने गुस्से का क्या करूं। इन सब में समय लगता है कोल, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। कोल ने गमगीन आंखों के साथ कहा, मैं उसे वापस लाने जा रहा था। पूरे देश की यात्रा करके उस तक पहुंचने वाला था, पर मैं लेट हो गया। मैं हमेशा देर कर देता हूँ। चेरी ने उसे समझाया, कोल, तुम एक योद्धा हो। तुमने कितने बुरे वक्त से अपने आप को निकाला है। ये भी गुजर जाएगा।
एलिसन हमेशा हमारे दिल में रहेगी। कोल अपनी माँ के गोद में सिर रखकर रोने लगा। चेरी ने उसे सहलाया। चेरी ने कहा, एलिसन ना सही पर उसका प्रतिरूप जोनी है तुम्हारे पास। तुम्हें उसके लिए जीना होगा, उसे पालना होगा, उसे हर खुशी देनी होगी। ऐसे में तुम एलिसन को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाओगे। जैसे मैंने तुम्हें संभाला था तुम्हारे पिता को खोने के बाद, वैसे ही तुम्हें जोनी को सहारा देना होगा। वो बच्ची है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है कोल। मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब करोगे। ये मत सोचो कि तुमने क्या खो दिया, ये सोचो कि तुम्हारे पास क्या बचा है। इस समय चेरी कोल के बालों को सहलाए जा रही थी, जबकि कोल सिसक सिसक कर रोए जा रहा था। जब वो घर पहुंचा तब लुइजा उससे नाराज़ थी। उसका चेहरा ये साफ बता रहा है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है। कोल ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। मैंने तुम्हें वो सब नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। हम अभी भी पति पत्नी रह सकते हैं, कम से कम कागज़ों पर तो रह सकते हैं। तुम्हें जोनी मिल जाएगी, तुम्हें यहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी। लुइजा ने पूछा, पर हम जोनी से क्या कहने वाले हैं? कोल ने कहा, मैं उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर ले जाऊँगा। जब वो वापस आएगी तब उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी, ढेर सारे प्यार की। लुइजा ने कहा, अभी तुम सो जाओ, कल सुबह मैं उसका सामान बांध दूंगी। और अगली सुबह कोल जोनी को लिए कहीं दूर जा रहा है। जोनी ने पूछा, क्या वहाँ माँ होंगी? और वो कहाँ है? कोल ने कहा, वो हमेशा हमारे साथ है, तुम में, मुझ में, हमेशा के लिए। इसके बाद जोनी ने कोई सवाल नहीं किया, वो बिल्कुल चुप है। कोल ने गाड़ी चलाते हुए जोनी को एक प्यारा सा गाना सुनाया। इसके बाद वो जोनी को कहीं दूर ले जा रहा है जहाँ उसे एलिसन की बिल्कुल भी कमी ना महसूस हो। और अब हेलेन की कहानी। इन सब बातों को 2 हफ्ते बीत चुके हैं। विक की तबीयत खराब है। हेलेन उसका देखभाल करती है, हॉस्पिटल में अधिकतर वक्त उसी के साथ बिताती है। इतने में डॉक्टर ने आकर बताया कि अगले दिन वो घर जा सकता है। एक सर्जरी को सजेस्ट किया गया है जिससे विक 6 से 9 महीने और जी सकेगा। विक कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता। डॉक्टर ने हेलेन को उसे समझाने को कहा। इतने में विक के पेरेंट्स यहाँ आ गए। हेलेन ने बताया कि अब वो सामान्य है। जब वो घर पहुंची तब विटनी अपने बॉयफ्रेंड कॉलिन के साथ आई हुई है, थैंक्स गिविंग अपने परिवार के साथ मनाने के लिए। इतने में सेरा यहाँ पहुंची। वो हेलेन के साथ हॉस्पिटल आने की जिद करने लगी। हेलेन को भी प्रिया का फ़ोन आया हॉस्पिटल आने के लिए। इस तरह वो सेरा को लिए फिर से हॉस्पिटल पहुंची है। यहाँ विक को किसी ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। सेरा से नहीं रहा गया। उसने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसने विक की तरफ इशारा किया कि ये बच्चा विक का है। ये सब जानकर हेलेन को शॉक लगा। उसने गुस्से में कहा, तो तुमने इन सब के लिए उस दिन मुझे अप्रोच किया था। वो हॉस्पिटल के बाहर निकली और सूरज के सामने अपना चेहरा करके अपनी तकलीफ़ कम करने की कोशिश करने लगी। जब वो अकेले में बैठी थी तब नोआ उसके पास आया। हेलेन ने कहा, हमने क्या गलती की है नोआ कि विटनी ऐसी हो गई है? नोआ ने कहा, फिक्र मत करो, वो आगे चलकर बहुत समझदार बनेगी, वो इन सब से सीखेगी। हेलेन ने सेरा और उसके बच्चों वाली बात नोआ को बता दी। नोआ को अचंभा हुआ है। उसने हेलेन को सहलाया। हेलेन ने कहा, पर मैं भी सेरा के साथ सोई थी। इस बात पर दोनों हंस पड़े। यहाँ हेलेन ने कहा कि वो विक से बहुत प्यार करने लगी है। उसे लगता है कि वो सब कुछ नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए। नोआ ने उसे समझाया और कहा, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हेलेन ने एलिसन के फ्यूनरल के बारे में पूछा। नोआ ने बताया कि किस तरह कोल एलिसन की राख को लेकर भाग गया था। नोआ ने कहा, मुझे याद आती है उसकी। मैं ये भूल नहीं पाता कि मैंने उसके साथ गलत किया, फिर उसने मुझे माफ़ नहीं किया। आज वह हमारे बीच नहीं है। इस बार हेलेन ने उसे संभाला। नोआ ने भी हेलेन से कहा, मुझे खुशी है कि तुम विक का इतना ख्याल रख रही हो और अपने आप को दोष मत दो। तुम जितना कर सकती हो उतना कर रही हो। हेलेन को इन सब बातों से हिम्मत बन गई है। जब वो वापस विक के पास गई तब उसने कहा, मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे पास और रहना चाहता हूँ। हेलेन ये सब सुनकर रो पड़ी। वो उसके पास सो गई और उसे कानों में कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बाहर आकर उसने देखा कि सेरा सो रही है सोफे पर। हेलेन ने उससे कहा, जाकर उसे अभी बताओ कि तुम माँ बनने वाली हो उसके बच्चे की। सेरा को अंदर भेजकर हेलेन बाहर को आने लगी। उसे इस बात का दुख है कि विक ने उसे धोखा दिया, पर वो इसका गुस्सा भी नहीं निकाल पा रही है विक पर। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए हॉस्पिटल के टेरेस पर पहुंची है। यहाँ से सारा शहर दिखता है, सूरज की रोशनी भी बिखरी हुई है। ये सब देखने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इसी नोट पर कहानी का ये सीज़न यहीं समाप्त हो गया। इसके 5वें और आखिरी सीज़न की कहानी अभी बाकी है, पर हम आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि क्या आप 5वें सीज़न की कहानी भी देखना चाहते हैं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें।
सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।